तो कल के दिन हमने पढ़ा था कि इंडियन मनी मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है और फिनेंशियल मार्केट क्या होता है, और स्ट्रक्चर पढ़े थे और इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। देखो, स्ट्रक्चर का आंसर और इंस्ट्रूमेंट का आंसर दोनों का सेम आंसर हो सकता है। जैसे कॉमर्शियल बैंक है, आरबीआई है, ये सब स्ट्रक्चर्स में आता है। तो आरबीआई इशू दी ट्रेजरी बिल ऑन बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट, तो वो कहाँ पे आ गया, ऑर्गेनाइज्ड में आ गया। तो दोनों का आंसर सिमिलर है, आप पॉइंट मिक्स करके लिख सकते हो। रिफॉर्म्स इन इंडियन मनी मार्केट, पहला जो रिफॉर्म्स आया था उसमें क्या बोला है, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्या बोला है, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या किया कि जो है इंडियन मनी मार्केट में आरबीआई ने जो है डीरेगुलेट कर दिया। बेसिकली ऐसा रूल लाया जहाँ पे एक बैंक क्या कर सकता है, डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए अगर कॉमर्शियल बैंक, ए बैंक लोन ले रहा है बी बैंक से, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो डिसाइड कर सकता है बैंक के बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नीड्स शॉर्ट टर्म फंड, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है शॉर्ट टर्म फंड्स की जरूरत है, ठीक है, इट कैन निगोशिएट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट निगोशिएट कर सकता है, इंटरेस्ट रेट कम। निगोशिएट जहां पे वर्ड आता है मतलब यहाँ पे एक तरीके का बार्गेन, कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, हाँ, मोल भाव भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मतलब वो क्या कर सकता है, एक दूसरे बैंक से कम ज्यादा कर सकता है, डिपेंड जैसा उनका जो है डिस्कशन होगा। डायरेक्टली विद द अदर बैंक लाइक एचडीएफसी आई और आईसीआईसी, और क्या है, बैंक विदाउट रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट। मतलब जो है बेसिकली इंडियन मनी मार्केट को इतना फ्रीडम दिया गया है कि जब एक बैंक क्या करता है, मनी बोरो करता है या फंड्स बोरो करता है दूसरे बैंक से, तो वो क्या कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने हिसाब से निगोशिएट करके डिसाइड कर सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट। पहला रिफॉर्म क्या आया था, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। क्या था डी, जिसमें जो है एक बैंक को जो है अथॉरिटी, मतलब एक बैंक क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंड करता है। ठीक है, कुछ डाउट है किसी को, एकदम क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मतलब ये हो गया कि बहुत सारे जो है नए नए इंस्ट्रूमेंट जो है लेके आ गए, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जिसके जिसके थ्रू हम लोग फंड्स की जरूरत पड़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग अपना फंड्स कंपनी के लिए लेके आ सकते हैं। बैंक्स में जरूरत है तो बैंक्स में लेके आ सकते हैं, ठीक है, या उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सके, ट्रेड कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने पढ़ा था कौन सा, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ना, सर्टिफाइड डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड वाला है ना, एमएमएफ, हाँ, एस डी एच एफ आई, हाँ, सर्टिफिकेट डिपॉजिट ट्रेजरी बिल होता है, ट्रेजरी बिल काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, कॉमर्शियल पेपर्स, ये सारे क्या थे, इंस्ट्रूमेंट थे। देखो यहाँ पे हम लोग ने पढ़े थे कल के दिन, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड एमएमएफ जो बताया था आपको, रेपोज रेट बताया था, कॉमर्शियल पेपर्स, सर्टिफाइड डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, नोटिस मनी, है ना, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट है। तो ऐसे नए नए इंस्ट्रूमेंट जो है इंडियन मनी मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए। क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, ताकि अगर किसी को फंड्स की जरूरत हो तो वो क्या कर सकता है, लिक्विडेटेड कर सकता है उस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग ताकि क्लियर हो जाएगा तुमको। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी लाइक रिलायंस कैन इशू द कॉमर्शियल पेपर। अब रिलायंस कंपनी क्या इशू कर रहा है, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर इज नथिंग बट अ प्रोमिसरी नोट, जहां पे जो है एक पर्सन क्या करता है, प्रॉमिस करता है कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए और ये अमाउंट मैं क्या करूंगा, इतने ड्यूरेशन में आपको क्या करूंगा, रीपेमेंट करूंगा। अब किसने इशू किया है कॉमर्शियल पेपर, रिलायंस कंपनी ने। और रिलायंस कंपनी को क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म फंड्स जरूरत पड़ेगी, रेज, क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म फंड्स टू रेज, क्या है, शॉर्ट टर्म, टू रेज दी शॉर्ट टर्म फंड्स, while बैंक लाइक पंजाब नेशनल बैंक्स कैन इशू दी सर्टिफाइड डिपॉजिट्स। अगर अब बैंक्स क्या कर रहे हैं, वो एक सर्टिफिकेट डिपॉजिट इशू कर सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई पर्सन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, कोई पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो वो बैंक क्या करेगा, वहां पे सर्टिफाइड डिपॉजिट इशू करेगा। तो एक बैंक क्या कर सकता है, बैंक के पास भी पैसा आ गया, ठीक है, वो बैंक क्या कर सकता है, किसी थर्ड पर्सन को लिक्विडेटेड मतलब लोन दे सकता है, ठीक है, मतलब कोई बोरो करेगा तो अगर कंपनी को चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल जरा समझो, देखो रिलायंस कंपनी को पैसा चाहिए, रिलायंस कंपनी की कोई भी कंपनी हो, अब उसको पैसा चाहिए तो वो क्या कर सकता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल पेपर, वो इशू करके बैंक से क्या कर सकता है, पैसा बोरो कर सकता है। जैसे आप अपने दोस्त से बोरो करोगे तो दोस्ती में ट्रस्ट आ जाता है, उसी तरीके से बैंक से जैसे हम लोग लोन लेते हैं जो सिक्योरिटीज देते हैं, तो वैसा सिक्योरिटीज के तौर पे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है मनी मार्केट के अंदर। अब किसी बिजनेस वाले को पैसे चाहिए तो कहाँ से लेगा बताओ आप, बैंक से लेगा। तो बैंक ऐसे थोड़ी ना दे देगा, बैंक कुछ सिक्योरिटीज मांगेगा ना, तो वो एक कॉमर्शियल पेपर एक इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोमिसरी नोट की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर ना,
देखो, इट इज अनसिक्योर्ड मनी। ये क्या है? ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है। ये अनसिक्योर्ड क्यों है बताओ? कोई बता सकता है व्हाई इट इज अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड नहीं है। क्यों नहीं सिक्योर्ड है? नहीं, ये कॉमर्शियल पेपर एक प्रोमिसरी नोट की तरह होता है। इसके पीछे कॉमर्शियल पेपर के पीछे कोई एसेट्स अलाइड नहीं किया जाता है। मतलब ये एक तरीके का एक एग्रीमेंट है। जो आप रिलायंस कंपनी बोल रहा है कि मुझे इतना पैसे की जरूरत है, वो मैं इतना टाइम में इतना रीपेमेंट करूंगा, एक एग्रीमेंट, एक पेपर बन रहा है। इसके पीछे कोई एसेट बैकअप में नहीं जा रहा है कि अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी ने नहीं पे किया तो इसके पीछे कोई एसेट नहीं है जो क्या करेगा, सिक्योर्ड करेगा उसको। इसीलिए क्या हो गया? अनसिक्योर्ड हो गया। तो सर तुझे नहीं समझा, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में क्या फर्क है पहले बता मुझे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर जो है तुषार कंपनी लोन ले रहा है जो है ब्रिजेश बैंक से, ठीक है। अब उस केस में क्या है, तुषार कंपनी लोन दे रहा है तो ब्रिजेश कंपनी ये क्या कर इशू कर रहा है, तुषार कंपनी एक कॉमर्शियल पेपर इशू कर रहा है। क्या इशू कर रहा है? और कॉमर्शियल पेपर एक तरीके का प्रोमिसरी नोट होता है। प्रोमिसरी नोट मतलब एक तरीके का दोनों पार्टी एक दूसरे से एग्री हो रहे हैं कि तुषार कंपनी बोल रहा है कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, ठीक है, इतने टाइम में इतना इतना पेमेंट करेगा, इसको फंड की जरूरत पड़ेगी। ब्रिजेश बोलता है कि ठीक है, ये एग्री होते हैं और एक जो है प्रोमिसरी नोट बन जाता है कॉमर्शियल पेपर, और फिर क्या होता है, मनी का लेंडिंग एंड बोरोइंग हो जाता है। अब मान लीजिए कि तुषार कंपनी अगर उसको रीपेमेंट नहीं करता है तो उस केस में ब्रिजेश के पास ऐसा कुछ जो है सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जिसको क्या कर सकता है, उससे रिकवर कर सकता है, क्योंकि वो जो प्रोमिसरी नोट था उसके पीछे कोई कैपिटल या एसेट्स अलाइड नहीं था। उसमें एक तरीके का प्रोमिसरी नोट था, मतलब एक दूसरे का एग्रीमेंट था कि भाई हम दोनों एग्री किए पार्टी पे पेमेंट करने के लिए। अंडरस्टूड? तो ये पहला क्या था, डीरेगुलेशन था। दूसरा क्या है, न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसलिए कुछ डाउट है यहां तक का? क्लियर है? तीसरा बोलता है परचेस रीपरचेस ऑफ एग्रीमेंट, जिसको हम बोलते हैं रेपोज। तो हमने पढ़ा रेपोज में क्या होता है। रेपोज में क्या होता है बताओ? जब आरबीआई से लोन लेता है, जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम लोग रेपोज बोलते हैं ना। तो उसके पीछे हमने बताया था कि बैंक अपना क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज रीडिस्काउंटिंग कराता है आरबीआई से, तभी तो पैसा दे सकता है ना वो चीज। तो भी एक इंस्ट्रूमेंट, तो वही लिखा है यहाँ पे देखो। इन दिसंबर 1992 आरबीआई इंट्रोड्यूस द रेपोज इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड रिजर्व रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो मतलब उल्टा हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बैंक क्या कर रहा है, लोन दे रहा है आरबीआई को, ठीक है, या आरबीआई पैसा ले रहा है। इन नवंबर 1996 रेपोज एंड रिवर्स रेपो हेल्प्स टू मेंटेन द लिक्विडिटी, अवॉइड द फ्लक्चुएशन इन द मनी मार्केट। ताकि जो है बैंक्स के पास पैसा बहुत ज्यादा रहेगा तो बैंक्स क्या करेगा, कंज्यूमर्स को लोन देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे लोगों के पास ज्यादा कैश आ जाएगा, लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, प्राइसेस बढ़ सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये लेके आ गया रेपोस एंड रिवर्स रेपो। अब उसमें क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट आरबीआई ने रेपोस बढ़ा दिया, क्या बोलो, आरबीआई ने रेपोस बढ़ा दिया, अब मुझे बताओ कि बैंक को हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? रेपोस बढ़ा दिया तो अब यहां पे जो है इंटरेस्ट ज्यादा कौन भरेगा? रेपोस मतलब क्या होता है, आरबीआई से लोन, बैंक क्या करता है, लोन लेता है आरबीआई से, इंटरेस्ट कौन पे करेगा, बैंक्स पे करेगा। तो अगर रेपोस बढ़ा दिया गया मतलब बैंक क्या करेगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। व्हेन बैंक्स पे हाई इंटरेस्ट, तो वो जब उधार देगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा। सो लोग जब लेंगे लोन तो ज्यादा उनको कॉस्ट पड़ेगा, तो लोग क्या करेंगे, लोन कम कर देंगे, कट ऑफ करेंगे। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोल हो सकता है ना। इसको बोलते हैं क्रेडिट को कंट्रोल करना मनी मार्केट के अंदर। तो ये कंट्रोल किया जा सकता है इस रीपरचेसमेंट ऑफ एग्रीमेंट से, रेपो से। एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल देखो, आरबीआई कैन कंडक्ट द रेपोस ट्रांजेक्शन विद द बैंक ऑफ बड़ोदरा टू इंजेक्ट द लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम्स और रिवर्स रेपो ऑब्जर्व द एक्सेस लिक्विडिटी। मतलब क्या हुआ, अगर मार्केट के अंदर बहुत सारा पैसा है ना, बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, तो आरबीआई क्या कर सकता है, उनसे पैसा वो ले सकता है और उसके बदले उनको क्या पे करेगा, रिवर्स रेपो देगा, मतलब इंटरेस्ट पे करेगा आरबीआई। क्या समझा तो मैडम, क्या समझा? बैंक के पास अगर कैश बहुत ज्यादा है, मतलब लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, कैश लिक्विडिटी दैट मींस कैश बहुत ज्यादा है, तो बैंक्स क्या कर सकता है, अपना पैसा अमाउंट आरबीआई के पास रख देगा, आरबीआई क्या करेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो। और मान लीजिए अगर बैंक के पास पैसे नहीं है, बिजनेस उतना जो लोन इशू करने के लिए, बैंक को जरूरत है उतना पैसा बिजनेस के लिए नहीं है, तो उस केस में बैंक क्या कर सकता है, आरबीआई से लोन ले सकता है। अब जब इंटरेस्ट पे करेगा बैंक, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट।
और रिसेंट ईयर्स में 2 से 3 या 4 बार चेंज हुए हैं लास्ट ईयर से, और अभी का देखेंगे तो। कुछ डाउट है किसी को? एकदम क्लियर हुआ? बरोबर। पहला पॉइंट कौन सा था? डीरेगुलेशन ऑफ, ठीक है। दूसरा न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, फिर रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज, रेगुलेशन ऑफ एनबीएफसीज। एनबीएफसीज मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस मस्ट obtain the COR from the RBI to operate the legally and acceptable deposit from the public। मतलब गवर्नमेंट, यहाँ पे देखो कि ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये COR है, क्या है? सर्टिफिकेशंस और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये आरबीआई से क्या कर सकता है? यहाँ पे देखो, ये आरबीआई से जो है ले सके, क्या कर सकता है? अपना बिजनेस एक्टिविटी जो है रेगुलेट कर सकता है। कौन? जैसे बजाज ऑफ फाइनेंस, और कौन सा बताया था दूसरा एक? हाँ हाँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इसके शेयर्स बहुत अच्छे 1000 रुपये के ऊपर चल रहे थे पहले, लास्ट टाइम जब मैं देखा था। कुछ डाउट है किसी को? अभी एकदम अच्छे से क्लियर। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, ये एक्चुअली में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये लोग भी क्या करते हैं? लोन्स, बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। ये लोग भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब ये लोग भी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अब मान लो एक बिजनेसमैन को लोन चाहिए या बैंक्स को लोन चाहिए, वो क्या कर सकता है? इनके पास से पैसा ले सकता है। बेसिकली ये लोग भी क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस का अगर अपन समझेंगे, कुछ अगर अपन कुछ स्टोर से खरीदते हैं, फ्रिज लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो बजाज फाइनेंस का कार्ड पे हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। जीरो कॉस्ट ईएमआई जैसा वो लोग लगा कर देते हैं, प्रोसेसिंग कॉस्ट डाल के। लैपटॉप लेना है तो 50,000 का तुम ले सकता है बजाज का, वो लोग फिनेंस करता है, एक ऐसा कैपिटल करके है। तो ये लोग क्या करते हैं? फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर इनको एक नॉर्मल बैंक की तरह अगर प्रोसेस करना है, बिजनेस एक्टिविटी रन करना है, तो उसके लिए जो है आरबीआई से COR, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या कर सकता है? ये लेके अपना एक नॉर्मल, जैसे बैंक जैसे एक्सेप्ट करता है वैसा क्या कर सकता है? ये लोग भी बिजनेस एक्टिविटी कर सकता है अपना, उसमें फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है, उधार ले सकता है, उधार दे सकता है, जैसे बिजनेस एक्टिविटी जो होता है प्रोसेस, लेंडिंग एंड बोरोइंग का। समझा अभी अच्छे से? ओके, ये एग्जाम। उसके बाद है DFHI। अब DFHI देखो, डिस्काउंट एंड, अच्छा ये जो बना था ये किससे कोलैबोरेट होकर स्पॉन्सर, मतलब इसके को-ओनर कौन से थे? इसमें आरबीआई भी था, कॉमर्शियल बैंक भी था, प्राइवेट भी था, बिजनेस, ये सब मिलके जो है एक दूसरे को फाइनेंस किए। मतलब ये लोग इसलिए बनाए थे ताकि शॉर्ट टर्म में अगर लिक्विडिटी चाहिए तो लोग क्या कर सकते हैं? एक दूसरे को प्रोवाइड कर सके, है ना। इसमें LIC सारे सब आ गए थे इसके अंदर, सब सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो वही लिखा है, DFHI वॉज सेटअप इन 1998 जॉइंटली बाय आरबीआई, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन LIC है, GIC है, UTI है, ये सब इंक्लूड इसके अंदर होते हैं। कल के दिन हमने पढ़ा था एकदम अच्छे से डिटेल में, यही सब है। मतलब जब भी आया DFHI, तो ये एक्चुअली जॉइंट ओन्ड जो है स्टार्ट किया गया था, सेटअप किया गया था, ताकि शॉर्ट टर्म में पैसा प्रोवाइड कर सके। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इधर का एग्जांपल, हाँ दिख रहा है, DFHI क्या लिखा है? DFHI कैन प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय discounting treasury bills for the banks like Canara banks, allowing them to manage their short term funding needs efficiently। मतलब यहाँ पे कैनरा बैंक की जगह पे कोई और भी बैंक हो सकता है, उसको पैसे की जरूरत है तो क्या कर सकता है? वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर सकता है DFHI से, ठीक है। अब DFHI के पास पैसा कहाँ से आया? ये सारे, इसमें आरबीआई भी है, बैंक्स भी है, बिजनेस भी है, सब मिलके लोग सेटअप किया है ना। उसी तरीके से जैसे मान लो कि एक फैमिली की तरह है कि भाई सब लोगों ने पैसा डाल के रखा, जिसको जरूरत है उधर से क्या कर सकता है? उधर से फंड प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो फ्री में नहीं देगा, उसके लिए जो है आपको इंस्ट्रूमेंट देना पड़ेगा, सिक्योरिटीज लगाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे ट्रेजरी बिल का एग्जाम्पल दे दिया है, उसके जगह पे कॉमर्शियल पे सर्टिफिकेट डिपॉजिट या कुछ और हो सकता है इंस्ट्रूमेंट, उसका यूज करके क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से ना, कल के दिन जो पढ़ा था उसी का रिवीजन हो रहा है, समझो। उसके बाद मनी मार्केट म्यूचुअल फंड है। बताओ मनी मार्केट म्यूचुअल फंड क्या था? हाँ, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कल के दिन हम लोग ने पढ़ा था ना, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये किस लिए आया था? किस लिए आया था मैडम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड? मतलब ये क्यों लाया गया था बेसिकली? कुछ भी ऐसा आंसर तुम बोलो मैडम, कुछ भी।
मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, बोल। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी क्या कर सके, मनी मार्केट में पार्टिसिपेट कर सके, इसीलिए जो है ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वाला कंसेप्ट लाया गया। और ये इंटरमीडियरीज की तरह काम करता है जो फंड्स प्रोवाइड करता है मनी मार्केट में। तो जैसे हर पॉइंट का एक कीवर्ड होता है, तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड बेसिकली एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सके स्मॉल अमाउंट सेव करके, तो इसलिए ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड लाया गया। अब ये क्या करता है, इसके पास तो बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट सेव करते रहेंगे, तो इसके बाद ढेर सारा पैसा आ जाता रहेगा। ये पैसा उठा के क्या करता है, मनी मार्केट में जिसको जरूरत है, बैंक्स को जरूरत है, बिजनेस को जरूरत है, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रोवाइड करता तो फ्री में करता है क्या, नहीं, क्या डील करता है, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को बाइंग एंड सेलिंग करके क्या कर सकता है, लिक्विडिटी फंड्स या लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है या फंड्स प्रोवाइड करता है। क्लियर है। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखा है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा भी था, आप लोग ने देखा नहीं यार, स्मार्ट नहीं हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं, चलेगा। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स ऑफर्ड बाय द म्यूचुअल फंड कंपनीज लाइक एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, है ना, ऐसे बहुत सारे, हर एक्सिस बैंक के ऐसे बहुत सारे कंपनीज के, आदित्य के है, आदित्य बिरला का है, और भी बहुत सारा ऐसे एक्स बजट बहुत सारे बैंक्स म्यूचुअल फंड है। इसमें कैसा होता है कि देखो, मान लीजिए गांव का एक मुखिया है, ठीक है, तो उस मुखिया का जो नाम है, मान लीजिए उस मुखिया का नाम है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब उस मुखिया के पास जितने भी गांव के लोग हैं, सब थोड़ा थोड़ा अमाउंट किसके पास ला के दे रहे हैं, उस मुखिया के पास, मतलब वो किस में दे रहे हैं, एचडीएफसी फंड में। और वो मुखिया क्या कर रहा है, वो पैसा बम्बई भेज रहा है कहीं बिजनेस करने के लिए। और बम्बई का जब बिजनेस भेज रहा है, वो बम्बई में बहुत बड़ा बिजनेस एकदम सक्सेसफुल हो रहा है, तो ये बम्बई वाला बिजनेस फिर पैसा किसको दे रहा है, मुखिया को दे रहा है। और फिर वो मुखिया क्या कर रहा है, जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा दिया है पूरे गाँव वाले को, फिर थोड़ा थोड़ा बांट रहा है, एक्स्ट्रा जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से बांट रहा है। इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। हाँ, लॉस हुआ तो पूरे गांव का लॉस, इसीलिए बोलते हैं म्यूचुअल फंड में लॉस होता है, इसीलिए आपको रीड करना चाहिए। मतलब सही मुखिया के पास देना, ये आपका काम है चुनना कि भाई कौन सा फंड आपके लिए अच्छा है, वो सेलेक्ट करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आरओई देखना पड़ता है, रिटर्न ऑन जो है इक्विटी। उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट वो म्यूचुअल फंड में मैनेजर कौन है, उसका क्या एक्सपर्टीज़ है, उस फंड मैनेजर ने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि वो मुखिया के पास पैसा आया तो उसने कहाँ भेज दिया, बम्बई में। अब वो मुंबई वाला कहाँ कहाँ बिजनेस कर रहा है, वो तो देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा ना। अगर वो अच्छे बिजनेस में डालेगा, अब मान लो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, अगर उसने पैसा 5% या 2%, 5 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2% रिलायंस कंपनी में डाल के रखा है, 2% अडानी में डाल के रखा है, 1-2% टाटा मोटर्स में डाल के रखा है, टाटा में मतलब जो है इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में डाल के रखा है। अच्छे कंपनीज में जो है वो एचडीएफसी वाला मुखिया अगर डाल के रखेगा, तो वो ऐसा है कि उसका पैसा डूबेगा नहीं, डूबेगा। अगर उसमें से कुछ पैसे, अगर मान लीजिए कुछ कंपनी डूब भी जाते हैं, तो भी उसका पैसा अच्छी जगह सेफ है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में रिस्क जो है बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि उसका पैसा एक जगह नहीं हो, मतलब उसकी जान जो है एक जगह नहीं फंसी होती है, इतने सारे जगह होती है कि अगर 10 जगह भी हो गया तो और 8-10 जगह रहेगा। अच्छा, ये सब पैसे का जो अलोकेशन होता है कौन होता है, फंड मैनेजर होता है। कौन होता है, तो ये म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होगा ना, वही सबसे मेन होगा, तो क्योंकि वही डिसाइड करेगा, वो जो पैसा आ रहा है गांव से सब लोगों से थोड़ा थोड़ा तक, करोड़ों लोगों से आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, वो पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो फंड का मैनेजर डिसाइड करेगा। अगर उसने कुछ गड़बड़ किया तो सबका गड़बड़ हो गया। लेकिन बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है, रूल्स रेगुलेशन है, दे हैव टू फॉलो, चेक, वो उसके हिसाब से वो लोग अपना पोर्टफोलियो चेंज भी करते रहते हैं। कुछ डाउट है किसी को, एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। हम्म, वो साउथ मूवी में बहुत सारा मूवी आया है, साउथ में ही आया है। साउथ में बोलता मैनेजर टर्म्स एंड कंडीशन बता, चल बता, उसमें बताया साउथ में। मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, बट वो मूवी अच्छी, मूवी बहुत अच्छी है। कंपनी डूब गई। अभी देखो एक और है यहाँ पे, CCIL, दैट इज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एग्जांपल के तौर पे, जैसे व्हेन बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक ट्रेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, द CCIL ensure the transaction is cleared, settled in efficiently।
अब भाई पैसे का ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो वो टाइम पे क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग चेक डालते हैं तो जो है क्लियर होता है ना, वैसा इसमें जो मनी का लेंडिंग एंड बोरिंग होता है तो उसके पीछे क्या लगता है, इंस्ट्रूमेंट लगता है, सिक्योरिटीज जो लगती है, उसके ट्रेड जो वो सेटलमेंट क्या होना चाहिए, इफिशिएंटली टाइम पे होना चाहिए बेसिकली। तो ये क्या थे, जो है रिफॉर्म्स थे। एक बार वापस हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट है, जिसमें रिजर्व बैंक क्या करता है, एडजस्ट मतलब प्रोवाइड करता है बेसिकली लिक्विडिटी, ताकि एडजस्ट कर सके बैंक रेट और रिवर्स रेपो रेट उसके हिसाब से। बट इतना ठीक है, 5-6 कर लिया, दैट इज इनफ। एक बार गो थ्रू कर लो। हम लोग ने डीरेगुलेशन किया। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से क्या कर सकता है, निगोशिएट कर सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जब भी वो क्या करता है, लेंडिंग एंड बोरोइंग करता है। दूसरा न्यू मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे नए नए इंस्ट्रूमेंट लाए गए, जैसे हम लोग कॉमर्शियल पेपर पढ़े, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स पढ़े, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, है ना। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लाए गए ताकि हम लोग क्या कर सके, ट्रेड कर सके, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, एक दूसरे को, जैसे बिजनेस को, बैंक्स को या गवर्नमेंट्स। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या था, रीपर्चेस एग्रीमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेपोस बोलते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है कि ऐसा रेपो रेट जो है इस्तेमाल करता है बेसिकली क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, मतलब लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, मतलब बैंक्स में पैसा बहुत ज़्यादा है या मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या करता है, वो एक तरीके का लोन ले लेता, पैसा उठा लेता है मार्केट से, और उसके बदले क्या पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। या बैंक्स को पैसा अगर नहीं है बैंक के पास, तो बैंक को पैसा देता है, उसके पीछे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको रेपोस बोलते हैं ना, ताकि मनी लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जा सके। अगर है तो ले लो, अगर नहीं है तो दे दो। अगर दे रहा है आरबीआई अगर पैसा दे रहा है तो उस पर रेपो लगेगा, अगर ले रहा है तो क्या लगेगा, रिवर्स रेपो लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, जिसमें क्या करता है कि भाई एक एनबीएफसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बजाज फाइनेंस, वो क्या कर सकता है, सीओआर लेके आरबीआई से क्या कर सकता है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी जैसे जो लेंडिंग एंड बोरिंग है या डिपॉजिट्स है, वो क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और लेंड भी कर सकता है, ठीक है। फिर डीएफएचआई, दैट इज डिस्काउंट फाइनेंस ऑफ हाउस ऑफ इंडिया, ये मिलके ज्वाइंट ओन्ड है, आरबीआई, प्राइवेट बैंक, बाकी दूसरे बैंक्स मिलके बने हैं। अब इसमें क्या होता है कि अगर लिक्विडिटी चाहिए तो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटीज के बेस पे। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, एक जैसे हम लोग ने पढ़ा कि भाई एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स क्या कर सकता है, मनी मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है अलग अलग फंड्स में, और वो पैसा क्या होता है कि मनी मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड किया जा सकता है। अंडरस्टूड? कुछ डाउट है किसी को? इसको और समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको समझे। और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली जो सिक्योरिटीज का जो डीलिंग हो रहा है, जो लेंडिंग एंड बोरोइंग हो रहा है, जो सिक्योरिटीज ट्रेड किया जा रहा है, उसका क्लियरेंस करना टाइम पे इफिशिएंटली, वो ये नया प्रोसेस जो है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मनी मार्केट म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक क्या लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए घर है, ठीक है, एक घर में 10 लोग हैं। अब 10 लोग, मेन जो पैसा है वो सिर्फ एक जन के पास है, ठीक है। अब वो बाकी जितने लोगों को जरूरत होगी सब लोग किसके पास जाएंगे, उस एक पर्सन के पास जाएंगे, पैसा लेंगे, और क्या करेगा, सबको पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो एक पर्सन के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं से तो कमा रहा होगा वो चीज़ में, है ना। तो अब क्या कर रहा है, वो एक पर्सन पूरे घर वाले को क्या दे रहा है, लिक्विडिटी दे रहा है। उसी तरीके से मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे क्या हो रहा है कि एक पर्सन नहीं है, बैंक्स एक पर्सन हो गया, आरबीआई 2 हो गया, गवर्नमेंट, ठीक है, तो आरबीआई है तो मतलब वो बिहाफ गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है, जैसे बिजनेसेस हो गए या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए, ये सारे लोग मिल के क्या करते हैं, जिसको भी पैसे की जरूरत है मार्केट के अंदर, वो क्या कर सकता है, इनसे शॉर्ट टर्म फंड्स क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। कुछ डाउट है किसी को? अभी अच्छे से क्लियर हुआ? तो म्यूचुअल फंड में भी वैसे ही है। म्यूचुअल फंड वाला क्या करता है, पैसा किससे लेता है, पब्लिक से लेते हैं। अच्छा, एक म्यूचुअल फंड नहीं, ऐसे हजारों लाखों अलग अलग टाइप्स के फंड है। अब अपने हिसाब से लोग नॉलेज के हिसाब से अलग अलग फंड में पैसा डालते हैं। अब बहुत सारे करोड़ों लोग ने पैसा डाला, अब उस फंड मैनेजर के पास उतना पैसा है, वो क्या करेगा, किसी और थर्ड पर्सन को बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा, तभी तो पैसा बढ़ेगा ना। अगर वो मान लो कि फंड मैनेजर के पास पैसा है, जो मुखिया वाला एग्जाम्पल दिया, अगर उसके पास पैसा है वो अपने पास रखेगा तो पैसा बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। उसको कहीं पे और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि वो 1 लाख का 1.5 लाख हो, और उसमें से कुछ कमीशन अपने पास रखे, बाकी का जो है सब लोगों ने, जिन लोगों ने दिया थोड़ा थोड़ा, उनको भी बांटे। तो म्यूचुअल फंड इस तरीके से काम करता है। अगर पैसा आपके पास है और वो आपके बैंक में है तो उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला,
वो पैसा आपके पास है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा है, तो वहां से आपके पास पैसा बनना चालू हो जाएगा। अंडरस्टूड? कुछ डाउट एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गया?